ये पॉडकास्ट एडवोकेट रुबाब हमजा और उनकी स्पेशलाइज्ड टीम द्वारा सुलझाए गए रियल प्रॉपर्टी केस पर आधारित है। नमस्कार, इंडियाज लीगल लेगेसी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो शायद बहुत से एनआरआई को अपनी सी लगेगी। मतलब भारत में प्रॉपर्टी संभालना, वो भी हजारों मील दूर बैठकर। हाँ, ये तो बहुत ही रिलेटेबल मुद्दा है। ये मामला मुंबई का है। एक पिता और उनके बेटे की जॉइंट प्रॉपर्टी। बेटा कनाडा में रहता है और हुआ ये कि किराएदार ने करीब 9 महीने किराया ही नहीं दिया। ओह, 9 महीने। हाँ, फिर काफी कुछ हुआ, कानूनी मदद ली गई, फ्लैट खाली हुआ, मरम्मत हुई, नए किराएदार आए। हम यही देखेंगे कि ये सब दूर से, मतलब कनाडा से कैसे मैनेज हुआ। बिल्कुल। और ये केस दिखाता है कि चुनौतियां तो हैं, लेकिन सही अप्रोच और सही मदद से इन्हें संभाला जा सकता है। ये बहुत सारे एनआरआई के लिए एक जरूरी चर्चा है। तो थोड़े डिटेल्स में जाते हैं। गौतम वीरमानी जी और उनके बेटे राहुल, जो कनाडा में है, इनका मीरा रोड मुंबई में एक फ्लैट था, किराए पर दिया हुआ था। कुछ साल तो ठीक चला, लेकिन फिर जैसा मैंने कहा, किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया और 9 महीने का बकाया हो गया। ये तो मतलब फाइनेंशियली भी बड़ा झटका है और टेंशन अलग। जाहिर है कनाडा में बैठे राहुल जी के लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा सोचना कि अब क्या करें, किराया भी नहीं आ रहा और प्रॉपर्टी का क्या हो रहा होगा पता नहीं। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने फिर फैसला किया कि अब प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। किराया वसूलना और सबसे जरूरी फ्लैट खाली करवाना। हाँ, क्योंकि जब मामला इतना बढ़ जाए तो शायद सिर्फ फोन पर बात करने से कुछ होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी रास्ता ही अपनाना पड़ता है अक्सर, और उन्होंने वही किया। तो यहीं पर इस केस में एडवोकेट रुबाब हमजा और उनकी जो खास टीम है, उनका रोल आता है। और वो काम कर गया, मतलब कानूनी प्रक्रिया के जरिए फ्लैट खाली करा लिया गया। हाँ, फ्लैट खाली हो गया, लेकिन जैसा कई बार होता है ऐसे मामलों में, कहानी वहां खत्म नहीं हुई। एक और मुश्किल आ गई। अच्छा, वो क्या? देखिए, जब किराएदार को इस तरह से निकालना पड़ता है ना, तो वो अक्सर प्रॉपर्टी को अच्छी हालत में नहीं छोड़ते। ओह हाँ, ये तो सुना है। इस केस में भी यही हुआ। फ्लैट की हालत काफी खराब मिली, मतलब टूट फूट, सफाई का इशू, काफी काम था। यानी एक लड़ाई खत्म हुई तो दूसरी शुरू, फ्लैट को वापस ठीक करवाने की। बिल्कुल। अगला बड़ा काम था उसका रेनोवेशन, मरम्मत, ताकि उसे अच्छी कंडीशन में लाया जा सके। और ये सब कनाडा से कोऑर्डिनेट करना, मतलब पेंटर, प्लम्बर, ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है। यहीं पर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस केस में न सिर्फ फ्लैट खाली कराया गया, बल्कि ये मरम्मत का सारा काम भी उन्होंने ही संभाला। अच्छा। हाँ, और फिर नए किराएदार भी ढूंढे। और सबसे काम की बात ये कि मालिकों ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी। ये पावर ऑफ अटॉर्नी, ये क्या होता है, जरा आसानी से समझाएंगे? हाँ, देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, या जिसे मुख्तारनामा भी कहते हैं, वो एक कानूनी दस्तावेज है। सीधा सा मतलब है कि आप किसी और को अपनी जगह कुछ खास काम करने का अधिकार दे रहे हैं। ओके। जैसे इस केस में प्रॉपर्टी से जुड़े काम, किरायानामा बनवाना, उसे रजिस्टर करवाना। तो वीरमानी जी और उनके बेटे को कनाडा से आने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके बिहाफ पर सारे काम यहीं से हो गए। समझ गए। ये तो एनआरआई के लिए बहुत ही काम की चीज है। मतलब लीगल काम, मरम्मत, नया किराएदार, सब एक ही सिस्टम से मैनेज हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब पैसों की बात करते हैं। नया किराया आने लगा तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, वो कनाडा कैसे पहुंचता है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। तो जो किराया आता है वो सीधा मालिकों के भारत वाले बैंक अकाउंट में जमा होता है। ठीक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उस किराए पर टैक्स भी लगता है भारत में। तो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है जो ये देखती है कि सारा टैक्स सही से कैलकुलेट हो, टाइम पर भरा जाए, रिटर्न फाइल हो। सारी कानूनी और टैक्स की जरूरतें पूरी होने के बाद ही जो पैसा बचता है, उसे फिर मालिकों के कनाडा वाले अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पूरी प्रक्रिया एकदम नियमों के हिसाब से और ट्रांसपेरेंट होती है। ये जानना जरूरी था। और इस पूरे प्रोसेस में आपने सर्विस प्रोवाइडर का जिक्र किया। यहाँ एडवोकेट रुबाब हमजा और उनकी टीम की भूमिका बताई गई है। हाँ, बिल्कुल। उनका और उनकी टीम का रोल काफी महत्वपूर्ण रहा। सिर्फ कानूनी लड़ाई तक ही नहीं, बल्कि उसके बाद के पूरे मैनेजमेंट में भी। क्या कुछ खास बातें उनकी सर्विस में जो एनआरआई क्लाइंट्स के लिए फायदेमंद रही? हाँ, 2 बातें खास तौर पर मेंशन की गई हैं। पहली कि उनकी टीम इंटरनेशनल टाइम जोन का ध्यान रखकर कोऑर्डिनेट करती है। मतलब क्लाइंट कनाडा में है तो उनसे उनकी सहूलियत के हिसाब से बात करना, ये छोटी बात लगती है पर है बहुत जरूरी। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है रेगुलर अपडेट्स। हर जरूरी स्टेज पर, हर माइलस्टोन पर क्लाइंट को पूरी जानकारी देना कि काम कहां तक पहुंचा है, आगे क्या होने वाला है।
ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, खासकर जब आप इतनी दूर बैठे हो। बिल्कुल, इसी से भरोसा बनता है और मानसिक शांति मिलती है कि हाँ, मेरी प्रॉपर्टी सही हाथों में है और काम हो रहा है। तो इस पूरी कहानी से क्या मुख्य सीख मिलती है? मुझे तो लग रहा है कि एनआरआई के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। आपने सही कहा, ये जरूरत है। और मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि सिर्फ कोई भी प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सर्विस। इंटीग्रेटेड सर्विस मतलब ऐसी टीम या एजेंसी जो सब कुछ संभाल सके, कानूनी पचड़े, प्रॉपर्टी की देखरेख, मरम्मत, किराए पर देना और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, जैसा इस केस में हुआ। अलग अलग लोगों से डील करने की बजाय एक ही जगह से सब काम हो जाए। हाँ, ये बात तो है, वन स्टॉप सोल्यूशन जैसा। बिल्कुल, इससे एनआरआई का समय, पैसा और सबसे बढ़कर दिमागी सुकून बचता है। तो ये केस दिखाता है कि अगर सही सिस्टम हो, सही लोग हों, तो हजारों मील दूर बैठकर भी भारत में अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, बिना किसी टेंशन के। एकदम। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए, क्या ये पेशेवर सेवाएं एनआरआई के लिए सिर्फ एक सुविधा भर हैं, या ये उनकी मानसिक शांति और शायद भारत से अपने जुड़ाव को बनाए रखने का एक जरूरी तरीका भी बन गई हैं? अगर ये एपिसोड आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी मुद्दों को आसान बनाता है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। हम आपके विचार, कमेंट्स, सवाल या केस एक्सपीरियंस भी सुनना पसंद करेंगे। और हाँ, रुबाब हमजा और उनकी टीम के और केस सॉल्यूशंस के लिए फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।